नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी का टॉपिक। आज अपना जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो है मेमोरी। ठीक है। अपन ने इंटरनेट को कंप्लीट कर लिया है, नेटवर्किंग टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी के बारे में। और ये इंटरनेट की लास्ट स्लाइड थी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी इंटरनेट की तो जाके देख सकता है, इंटरनेट अभी तक अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी होती क्या है? ठीक है। मेमोरी, अगर अपन मेमोरी बारे में बात करें तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। डिवाइस नहीं, सॉरी, स्टोरेज के बारे में यूनिट। क्या है? स्टोरेज, स्टोर करना। क्या है? स्टोर करने के रिगार्डिंग कि मेमोरी आप क्या कर सकते हो, स्टोर करने के लिए बनाई गई एक यूनिट है। ठीक है, कि एक इकाई है कि जैसे आप एसएसडी में स्टोर करते हो तो कितने की एसएसडी है, 128 की है, 256 की है, 512 की है, 1 टीबी की है, कितने की है। ठीक है। यानी स्टोरेज की एक क्या है, यूनिट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यूनिट कह सकते हो या फिर इकाई कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यूनिट कह सकते हो या फिर इकाई कह सकते हो। ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो डेटा को या तो परमानेंट या फिर टेम्पोररी या स्थायी या अस्थायी रूप से क्या करता हो, स्टोर करने का काम करता हो। तो मैं लिखा देता हूं इसमें, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट, वह इकाई, कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट या फिर वह इकाई जो डेटा को, जो डेटा को स्थायी, स्थायी या फिर अस्थायी, स्थायी या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है। ठीक है। इसे क्या कहेंगे अपन? मेमोरी कहेंगे। ठीक है। आप डेटा को परमानेंटली या फिर टेम्पररी रूप से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब परमानेंट कैसे और टेम्पररी कैसे, ये अपन आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहला अपना मेन जो काम आता है कि कौन कौन सी यूनिट होती है जो मेमोरी के रूप में काम करती है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट ऑफ मेमोरी या फिर मेमोरी। ठीक है। यूनिट ऑफ मेमोरी, कि आपको अलग अलग यूनिट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कंप्यूटर समझता है किसको? मशीनी लैंग्वेज को। किसको समझता है? मशीनी लैंग्वेज को समझता है। और मशीनी है वो किसको समझती है? बाइनरी को समझती है। किसको समझती है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो, यानी जीरो या फिर वन। और जीरो और वन के अंदर अगर मैं जीरो या फिर पर्टिकुलर किसी वन की बात करूं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? बिट हुई। क्या हुई? मेमोरी की छोटी इकाई सबसे क्या हुई? बिट। अगर आपको कोई भी पूछे कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे? बिट होगी। यानी स्टार्टिंग कहां से हुई है? बिट से हुई है। ठीक है। कैसे कैसे मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे आपसे पूछे तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर अपन 4 बिट को कलेक्ट करते हैं तो कितना बनता है? तो एक निबल बनता है। कितना बनता है? एक निबल बनता है। कितना बनता है? एक निबल। एक निबल यानी 4 बिट। और 8 निबल की, अगर मैं, सॉरी, 8 बिट की बात करता हूँ, 8 बिट की बात करता हूँ, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, 2 निबल की बात करूं, या तो 8 बिट या फिर 2 निबल की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 बाइट। क्या बन जाएगा? 1 बाइट। यानी अगर, अगर अपन 8 बिट मिलाते हैं, 8 बिट, अब 8 बिट को अगर मैं समझाऊं आपको, यानी वन, सॉरी, जीरो वन, वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, ऐसे अगर मैं करता हूं तो टोटल कितने? 4 और 4 8। इतना हिस्सा क्या बन गया है? इतना हिस्सा बन गया है 1 बाइट। क्या बन गया? 1 बाइट। तो आप जो भी बोलते हो कि ये कितने बाइट का है, कितने बाइट का है, तो इसका मतलब समझ लेना कि उसमें 8 बिट स्टोर है। अब 8 इंटू, अगर 10 बाइट का है तो 8 इंटू 10 कर लो। ठीक है। इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन को निकालना है। ठीक है। यानी 1 बाइट इक्वल 8 बिट। ओके।
और एक बाइट को आप क्या कह सकते हो, एक कैरेक्टर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एक कैरेक्टर कह सकते हो। ठीक है, यानी एक बाइट इक्वल एक कैरेक्टर। ओके, अब मैं आपको अलग अलग के हिसाब से आपको समझाता हूं। यहां से तो आपको यूनिट का थोड़ा बहुत पता लग गया कि शुरुआती यूनिट क्या है और कैसे कैसे बाइट बने। तो याद रखना, 1024 बाइट मिलाएंगे, 1024 अगर अपन बाइट मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 1 किलोबाइट बनेगा। क्या बनेगा, 1 किलोबाइट बनेगा। क्या बनेगा, 1 किलोबाइट, किलोबाइट। ओके, अगर मैं 1024 किलोबाइट मिलाता हूँ, ये 1024 किलोबाइट की मैं बात करता हूँ, तब कितना बनेगा, 1 MB बनेगा। कितना बनेगा, 1 MB बनेगा। कितना बनेगा, 1 MB को क्या कह सकते हो, 1024 इंटू 1024 कह सकते हो। 1024 इंटू 1024 भी अपन आराम से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट हो गया 1024 MB, क्योंकि MB हो गया। अब यानी ऐसे उठा रहे हैं अपन, यहां से फिर यहां से आएगा, यानी 1024 MB अगर अपने से पूछे कि अगर आपके पास 1024 MB है, इसका मतलब आपके पास 1 GB डेटा है। बहुत बार ऐसे बात करते हैं ना अपन कि कितना GB डेटा है मेरे पास या कितना GB डेटा बचा हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से कितनी MB बची हुई है वही है। तो 1024 MB इक्वल 1 GB। तो 1000 MB नहीं कह सकते, 1024 कहेंगे। ठीक है, तो 1024 GB, GB यानी क्या होता है, गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, क्या है, गीगाबाइट है। MB को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट। क्या बोलते हैं MB को, मेगाबाइट। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो 1024 गीगाबाइट अगर बनेगा तो क्या बनेगा, 1 TB बनेगा। क्या बनेगा, 1 TB बनेगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपन टेराबाइट, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। ओके, और इसी तरह 1024 टेराबाइट बनेगा। 1024 टेराबाइट मिलेगा तो क्या बनेगा, 1 पेंटाबाइट। एक क्या बनेगा, पेंटाबाइट बनेगा, पेंटाबाइट। अब लगभग जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं तक मिल जाते हैं। ठीक है, यानी 1024 MB को क्या बोलेंगे, या फिर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, TB होती है, PB होती है, यहाँ तक आपको लगभग मिल जाते हैं। अब वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि भाई TB है, PB है, क्योंकि जो भी बड़ा से बड़ा ऑप्शन होगा उसी को ही अपन बड़ी यूनिट बोलेंगे। ठीक है, कल को अगर GB तक ऑप्शन हुए, यानी KB, MB, GB और बाइट हुआ, बिट हुआ, तो वहीं तक अपन रखेंगे, है कि नहीं। तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है प्रॉपर। एग्जैक्ट अगर अपन बात करें, 1024 PB की अगर अपन बात करते हैं, 1024 PB बनेगी 1 EB। EB यानी हेक्सा, हेक्साबाइट। ठीक है, हेक्साबाइट। और 1024 हेक्साबाइट EB, 1024 EB बनेगा 1 ZB। ZB को बोलते हैं जेटाबाइट। क्या बोलते हैं, जेटाबाइट। क्या बोलते हैं भी इसको, जेटाबाइट बोलते हैं। और 1024 जेटाबाइट को बोलते हैं, 1024 जेटाबाइट को बोलते हैं 1 YB। YB यानी योटाबाइट। क्या होता है, योटाबाइट। ठीक है, ये लगभग आप दो देखोगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लगभग अवेलेबल तक कह सकते हैं कि अपनी ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। लेकिन कुछ ऐसी है जो काल्पनिक भी है। ठीक है, यानी 1024 अगर काल्पनिक की बात करूं तो 1024 YB की अगर अपन बात करते हैं तो ये 1 BB है। BB यानी ब्रोनोबाइट, ब्रोंटो, सॉरी ब्रोनो नहीं है, ब्रोंटो है, ब्रोंटोबाइट। ठीक है, और एक BB की बात करता हूँ, 1024, ये 1024 लेना था यहाँ पे, 1024 और 1024 BB की अगर अपन बात करते हैं तो एक बनता है GB। ठीक है, यहाँ पे GB मतलब वो वाला GB नहीं है, यहाँ पे GB का मतलब है जियोबाइट, जियोबाइट। क्या है, 1024 जियोबाइट। तो ये लगभग आपके हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, इमेजिन की हुई है, काल्पनिक है।
एकदम फिक्स नहीं है, अभी तक इसका कोई भी तोड़ मिला नहीं है कि भी ये है कि नहीं, तो काल्पनिक बनाई गई है। ओके, अब मैं आपको इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, मेमोरी पे आधारित। ठीक है, आपसे पूछे कि सबसे बड़ी इकाई मेमोरी में कौन सी है, तो सबसे पहले तो आपको ये होना, यानी अपन क्या कह सकते हैं, बड़ी इकाई किसकी, मेमोरी की। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दियो। ऐसा नहीं है कि तुम सीधा ही कुछ ना कुछ भर दोगे, नहीं, ऑप्शन में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है। वरना अगर आपको पूछे तो मैं बड़े से बड़ी इकाई आपको बताया है 1 GB, यानी जियो बाइट। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में जियो बाइट है ही नहीं, तो आपको क्या मिल सकता है, योटा बाइट मिल सकता है। ठीक है, अगर योटा बाइट नहीं मिला, तब आपको लगभग टिब्बी वाले क्वेश्चन तक वो पूछेगा। ठीक है, टेराबाइट। तो इस हिसाब से आपको यूनिट का चूज करना है, ऐसा नहीं है कि आप बोलो जियो बाइट ही है और ऑप्शन ही गलत बन गया, क्वेश्चन ही गलत बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, सबसे छोटी इकाई, बड़ी इकाई की बात कर ली, सबसे छोटी इकाई ये फिक्स है, ये मैंने क्लास शुरू होते बता दिया है। बिट एक सबसे छोटी इकाई है, यानी बाइनरी। बाइनरी की बात करें मशीनी लैंग्वेज और 0 हो 1, ये सबसे छोटी इकाई है, यानी बाइनरी डिजिट। ओके, अब बहुत बार आ जाता है मेमोरी का क्रम। आपको तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इसका सीक्वेंस बताओ, कि किस सीक्वेंस में आप रखोगे। तो सबसे पहले अपन किसको रखेंगे, बिट को रखेंगे। बिट के 4 बिट मिलके क्या बना था, एक निबल बना था। फिर किसको रखेंगे, निबल को रखेंगे। 8 बिट मिलके क्या बना था, एक बाइट बना था। फिर बाइट को रखेंगे, फिर मेगाबाइट को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, फिर गीगाबाइट को, टेराबाइट को, ऐसे रखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये सीक्वेंस क्या है, कभी सीक्वेंस पूछे तो ऐसे बताना है। ये क्या है, साइज के आधार पे, यानी बिट का साइज कम, फिर निबल का ज्यादा, फिर बाइट का ज्यादा, फिर मेगाबाइट का ज्यादा, फिर गीगाबाइट का ज्यादा। ठीक है, बढ़ता क्रम है। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मिलियन बराबर कितने बाइट होते हैं। 1 मिलियन बराबर कितने बाइट होते हैं, 1 मिलियन बराबर कितने बाइट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 मिलियन बराबर होता है 1 MB कह सकते हो। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 1 MB कह सकते हो सिंपल भाषा में। दूसरी बात क्या कह सकते हो, मिलियन के अंदर होता है 10 लाख। कितना होता है, मिलियन में होता है 10 लाख, और 10 लाख में लगती है 6 जीरो। कितने जीरो, 6 जीरो। तो आप इसे सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो, 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 की पावर 6 क्या लास्ट में क्या लगाओगे, बाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो सॉरी आंसर हो सकता है, एक तो ये हो सकता है 1 मिलियन इक्वल 1 MB। ठीक है, मेगाबाइट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, 10 की पावर 6 बाइट, 1 मिलियन यानी 10 की पावर 6 बाइट। तीसरा क्या होता है, 2 की पावर 20 बाइट, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, या आप कह सकते हो 10 24 इंटू 10 24, 1024 इंटू 1024 मिलके क्या बन जाएगा, आपका बाइट बन जाएगा। ओके, ये भी आप इसके ऑप्शन में देख सकते हो। तो एक ये मिल सकता है आपको ऑप्शन में, एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है। तो 4 राइट आंसर है। ठीक है, 1 मिलियन के लिए, यानी 1 मिलियन में कितनी बाइट हो रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे को पूछ सकता है क्या, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है 1 बिलियन। 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन। अब 1 बिलियन में कितनी बाइट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 बिलियन में कितनी बाइट होती है, अब 1 बिलियन यानी 1 GB। कितनी हुई, 1 GB। 1 GB के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि 1 बिलियन होता कितना है। तो 1 बिलियन को बोलते हैं 100 करोड़। क्या बोलते हैं, 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 100 करोड़ होता है। और 100 करोड़ में कितनी जीरो लगती है, 100 करोड़ में लगती है 9 जीरो। कितनी जीरो लगती है, 9 जीरोस लगती है। ओके, 9 जीरो लगती है, और 9 जीरो को क्या कह सकते हो आप, 10 की पावर 9 बाइट। क्या कह सकते हो, 10 की पावर 9 बाइट। तो एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, अब 2 की पावर से अगर अपन ले तो 2 की पावर 40, सो सॉरी 2 की पावर 40 नहीं होती है, 2 की पावर 30 होती है। ठीक है, 2 की पावर 30 बाइट। ठीक है,
2 की पावर 30, या फिर आपको 1024 में पूछे तो 1024 क्योंकि 3 स्टेप हो गए इसके अंदर। ओके, अगर आप जीपी तक पहुंचोगे तो आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। ये लगभग आपके मिलियन बिलियन, अगर किसी को और भी जानना है तो एक और बता देता हूँ, चलो लास्ट, उससे अगर अपन नहीं रखेंगे, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन की अगर अपन बात करें, 1 ट्रिलियन में कितने बाइट होते हैं? तो पहले तो ये बता देता हूँ, 1 ट्रिलियन का मतलब हुआ 1 टीबी। ठीक है, 1 टीबी, 1 ट्रिलियन का मतलब हुआ 1 टीबी। दूसरा क्या हुआ, 1 ट्रिलियन में होते कितने? तो 1 ट्रिलियन में होते हैं 10,000 करोड़। कितने होते हैं? 10,000 करोड़ होते हैं। और 10,000 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? 12 जीरोज लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 जीरो लगते हैं। और 12 जीरो को क्या कह सकते हो? 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 बाइट। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो निकल गए। दो की बात करें उसके बाद में आता है 2 की पावर 40, जो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थे, वो इसकी 2 की पावर 40 बाइट। ठीक है, उनके लिए आपने यूज किया था एमबी के लिए 2, 1024, जीबी के लिए यूज किया था आपने 1024 3, और अब की बार आपको यूज करने 1024 4 बार। तो इसका मतलब 1024 वाला अगर क्वेश्चन ऑप्शन में है तो 1024 ये आपको मिल सकता है। तो ये भी इसका क्या राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है। तो 4 आपको ऑप्शन में ढूंढने की, चारों में से कौन सा अवेलेबल है। अब आपको मैं पूछूं तो 1024 जीबी का मतलब कितना हो? 1024 जीबी का मतलब क्या हो? 1024 जीबी का मतलब है 1 टीबी। कितना हुआ? 1 टीबी। 1 टीबी को क्या कहते हैं? 10 की पावर 12 बाइट। ठीक है, 10 की पावर 12 को क्या कह सकते हैं? 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, 4 बार। ओके, तो ये लगभग मैंने आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो आपको ध्यान रखने अच्छे से कि मेमोरी के अंदर यूनिट में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी के दिमाग में ऐसा रहा है कि सर 1024 इंटू 1024 अगर कोई पूछे तो ये कितना होता है, तो ये आपको कैलकुलेशन है, पहली बात तो नहीं करना। फिर भी अगर किसी को जानना है तो मैं बता देता हूँ, 10,48,576 होते हैं। ठीक है, 10,48,576 होते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये जानना है 1024 इंटू 1, अब बाकी सब अब इसका बताओ, फिर आगे का बताओ, ये कोई सेंस नहीं बनता है, ना ही आपको ऐसा मिलेगा कि आप वहां पे कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो लगभग आपको मैंने सारे के सारे यूनिट को अच्छे से बता दिया कौन कौन सी यूनिट होती है। अब मेमोरी की अगर अपन बात करें तो मेमोरी 2 टाइप की होती है। मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी मेमोरी होती है? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी। चलो भाई, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर अपन बात करूं तो मेमोरी को बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, एक तो कह देते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कह देते हैं इसे मेन मेमोरी। ठीक है, तीसरा इसे कह सकते हैं मुख्य मेमोरी। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी या फिर आंतरिक, इंटरनल मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसे सिंपल भाषा में अपन क्या कहें, वह मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक कार्यों को करने का काम करती है। कैसे कार्यों का? प्राथमिक कार्यों, प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कार्यों को करने के लिए, कार्यों को करने के लिए, करने के लिए किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यानी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक कार्यों को करने के काम आएगी, उसे बोलेंगे अपन प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। दूसरा क्या? इन्हें आंतरिक मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के आंतरिक भाग में होती है।
अगर किसी को ये डाउट हो। जैसे कि आंतरिक मेमोरी मतलब सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर, या फिर क्या कह सकते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। या तो कह सकते हैं सीपीयू के अंदर और मदरबोर्ड के ऊपर ये लगी होती है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, वैसे तो मैंने बता रखा है हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन बहुत बार इसके बारे में एक फुल फॉर्म पूछी जाती है मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड को पीसीबी कहते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। जो मेमोरी पहले से ही सिस्टम में मौजूद होती है, ठीक है, पहले से क्या होती है, सिस्टम में मौजूद होती है, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। ओके। अब लगभग मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। यानी अगर अपन पिछले स्लॉट पे जाएं तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ठीक है। एक होती है रोम, एक होती है रैम, ठीक है। पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रैम के बारे में डिस्कस करेंगे आज, कि रैम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। रैम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी पहले से अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले रैम। सबसे ज्यादा इसका अगर कोई क्वेश्चन बना है तो वो बना है इसकी फुल फॉर्म से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है फुल फॉर्म से। तो अगर मैं रैम के बारे में बात करूं तो यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लाइट चले जाने पे इसके अंदर जो डेटा है वो खत्म होता है या नहीं होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो आप क्या कहोगे कि बिजली चले जाने पे डेटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिजली चले जाने पे डेटा क्या होता है, खत्म हो जाता है। डेटा क्या होता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी लाइट गई तो डेटा नहीं बचेगा, और इसी वजह से लाइट जाने से डेटा खत्म हो जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल, क्या बोलते हैं इसे, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसी वजह से, ठीक है। अगर लाइट चली गई, डेटा खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और रैंडम की वजह से, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसलिए बोलते हैं इसे टेम्परेरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी, यानी सिंपल भाषा में अस्थायी, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी, मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी, ठीक है। ऐसी मेमोरी जो अस्थायी रूप से हो, ठीक है। क्या काम आती है सर, ये काम आती है वर्तमान जो भी कार्य चल रहे हो वो करने के लिए, वर्तमान के कार्यों को चलाने वाली मेमोरी, चलाने वाली मेमोरी, ठीक है। अब इसमें जो जो लाइन मैंने लिखाई है, ये एक दो तीन चार पांच, ये पांचों की पांचों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये चार लाइनें हैं जो बार 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 पूछी जाती है, कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, बिजली चले जाने पे डेटा खत्म हो जाता है वो मेमोरी कौन सी है, इसकी फुल फॉर्म बताइए, ये सारी की सारी है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम रैम मेमोरी में चलते हैं, जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम है वो सारे के सारे कहाँ चलते हैं, रैम मेमोरी। यानी सिंपल भाषा में आप क्या कह सकते हो, रैम के अंदर क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं, कंप्यूटर के, क्योंकि ये लाइन मैंने इसे लिखा दी है, लेकिन एक और बता देता हूँ कि कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम वो किस में चलते हैं, रैम में चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो रैम कितने प्रकार की होती है, रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। अगर मैं पीछे लेके चलूँ आपको तो यहाँ क्या हो गया, रैम के बारे में डिवीजन हो गया, ठीक है। यहाँ एक हो गया एस रैम और एक हो गया डी रैम, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रोम रैम। रैम की अगर अपन बात करें तो एस रैम डी रैम। इस हिसाब से अपन चीजों को डिवाइड करते चलेंगे, जिससे ग्राफ भी बन जाएगा और अपने को पता भी लग जाएगा कि एस रैम डी रैम में क्या क्या है। अगर अपन एस रैम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी है एस रैम। एस रैम की अगर अपन बात करते हैं तो एस रैम क्या है,
ठीक है। एसरेम की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले आते हैं इसकी फुल फॉर्म। एस का मतलब ही क्या होता है? स्टैटिक होता है। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी बदला नहीं जा सकता, बदला बदला नहीं जा सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं अपन? स्टैटिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है जिसका नाम होता है फ्लिप फ्लॉप। क्या आता है इसके स्टैटिक मेमोरी के अंदर? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप के जरिए क्या किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप के जरिए क्या किया जाता है? जो डेटा होता है ना उसको होल्ड करते हैं। डेटा को क्या करते हैं? होल्ड। होल्ड मतलब डेटा को रोकते हैं। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है? डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर क्या किया जाता है? डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और आती है बहुत बार कि स्टैटिक को का एक दूसरा नाम भी है। स्टैटिक रैम का एक दूसरा नाम भी है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? एस रैम का एक दूसरा नाम भी है। बट दूसरा नाम तो ना बोलने से ज्यादा बेटर है कि स्टैटिक मेमोरी से ही किसको बनाया जाता है? कैश मेमोरी को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? कैश मेमोरी को। किसको बनाया जाता है? कैश मेमोरी को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? कैश मेमोरी को बनाया जाता है। किसकी हेल्प से? एस रैम की हेल्प से। यानी नॉर्मली अपन बात करें तो एस रैम को कैश मेमोरी नहीं कह सकते आप, लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि एस रैम से कैश मेमोरी बनती है। ठीक है, अब कैश रैम कैश मेमोरी क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो अगर अपन पीछे जाते हैं तो यहाँ एस रैम के अंदर आ गया अपना कैश, कैश मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी, प्राइमरी, रैम, ओके। एस एम यानी स्टैटिक। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कैश मेमोरी के बारे में। अब कैश मेमोरी क्या होती है ये अपन जानते हैं। कैश मेमोरी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब याद रखना, सबसे तेज मेमोरी में से एक है ये। सबसे तेज, तो क्या कहेंगे? सबसे तेज मेमोरी में से एक, में से एक है। सबसे तेज मेमोरी में से एक है। सबसे तेज मेमोरी में से एक है। ठीक है, करती क्या है अभी? कैश मेमोरी का काम क्या है? कैश मेमोरी का काम होता है गति अवरोधक, यानी स्पीड में अगर कल को कोई इश्यू आ रहा है तो उसको क्या करेगी? कम करेगी, जिससे क्या डेटा सीपीयू के पास जल्दी से जल्दी है। तो अपन क्या कह सकते हैं? गति अवरोधक। गति अवरोध को क्या करती है? कम करने। क्या करती है? कम करती है। गति अवरोध को क्या करती है? कम करती है। अब एक इसके रिगार्डिंग वर्ड आता है कि ये यूज कहाँ होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अभी मैंने बताई नहीं है, आपको बताऊंगा अच्छे से। डी रैम व सीपीयू। डी रैम या सीपीयू, या डी रैम किसका मतलब क्या हो गया? मेन मेमोरी हो गई। ठीक है, वैसे तो मेन मेमोरी दोनों ही होती है, लेकिन इसको मेन मेमोरी कैटेगरी में रखा गया है। इसको कैश मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये हो गया मेन मेमोरी, और यानी मेन मेमोरी और सीपीयू कह सकते हैं। यानी डी रैम या फिर मेन मेमोरी दोनों के मध्य लगी होती है। कहाँ लगी होती है? मध्य, यानी बीच में। ओके, यहाँ लगेगी, जिससे इसको डेटा यहाँ मिलेगा, ये फिर इसको फास्ट करके कहाँ भेजेगी? सीपीयू के पास भेजती है। ठीक है, अब बहुत बार एक वर्ड सुनने को मिलता है कैश मेमोरी के रिगार्डिंग। कैश मेमोरी की रिगार्डिंग अगर आपने कभी सुना हो तो, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? प्रोग्राम उन डेटा और आदेश का प्रयोग दोबारा करते हैं। क्या बोला? यानी कोई भी प्रोग्राम है उनको दोबारा यूज किया जा सकता है। किनको? प्रोग्राम को। प्रोग्राम को दोबारा, दोबारा प्रोग्राम को दोबारा यूज किया जा सकता है, जिनको उन्हें थोड़ी देर पहले क्या किया? यूज लिया। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसे प्रोग्राम जो अभी थोड़ी देर पहले या फिर हाल फिलहाल ही आपने यूज में लिए हो, उनको वो क्या कर सकता है? दोबारा यूज ले सकता है। उसको बोलते हैं अपन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसको बहुत बार क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ये रैम का हिस्सा है। ठीक है, क्या काम करती है? बता दिया था, गति अवरोधक और
तेज होती है सबसे ज्यादा, तो रैम की गति बढ़ाने के लिए क्या कह सकते हैं, रैम की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है, रैम की स्पीड बढ़ाने में काम आती है कौन, कैश मेमोरी काम आती है, ठीक है। अब उसके बारे में अगर अपन आगे बात करते हैं तो है डी रैम। उसके बाद में क्या है, डी रैम। अब डी रैम के रिगार्डिंग सबसे पहले आता है फुल फॉर्म। डी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक, क्या होता है, डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे क्या किया, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है, इसी तरह डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कह सकते हैं, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होगी, डी रैम होगी। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो इसे क्या कह सकते हैं, बदला जा सकता है, यानी रिफ्रेश कह सकते हैं, रिफ्रेश मेमोरी भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। चेंज किया जा सकता है, इसका मतलब बदला जा सकता है, रिफ्रेश मेमोरी होगी, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, इसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्या बोलते हैं इसे, सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसे क्या कह सकते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं, ओके। यानी डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम है जिसे चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, क्या कह सकते हैं, मेन मेमोरी। यानी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी थी वो डी रैम है, ना कि एस रैम। यानी एस रैम तो क्या करती है, स्पीड को बढ़ाने का काम करती है, जिससे जल्दी से जल्दी सीपीयू को क्या मिले, डेटा मिले। अब ये कितनी होती है, ये लगभग 4 GB, 6 GB, 8 GB तक लगभग इसमें डेटा स्टोर होता है। और ये कहाँ लगी रहती है, ये भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये मदरबोर्ड में SIMM के कुछ स्लॉट होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास जैसे मदरबोर्ड है, ठीक है, तो मदरबोर्ड में आपको मिलेंगे स्लॉट, कौन कौन से, या तो SIMM या फिर आपको मिलेंगे DIMM, ठीक है, ये स्लॉट मिलेंगे, इस स्लॉट पे लगी रहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लगी हुई रहती है, का है। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि SIMM की फुल फॉर्म क्या है। SIMM की होती है सिंगल लाइन, क्या होती है, सिंगल लाइन, सिंगल इन लाइन, सिंगल इन लाइन, ठीक है। आपको एम का तो पता ही होगा, मेमोरी मॉड्यूल, चलो ये मैं लिख ही देता हूँ, मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल। अगर कोई पूछे DIMM का, तो इसका मतलब क्या होता है, ड्यूल। एक होता है सिंगल, एक होता है ड्यूल। डी का मतलब ड्यूल, एस मतलब सिंगल, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। इसे बोलते हैं 32 बिट, ठीक है, बिट, और इसे बोलते हैं 64 बिट। क्या, इसका मतलब डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, ठीक है, डेटा ट्रांसफर। तो एक 32 बिट डेटा ट्रांसफर करता है और एक 64 बिट डेटा ट्रांसफर करता है। एक आता है फिर SIM का मतलब क्या होता है, SIM का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है SIM, एक फुल फॉर्म है सिम, सिम की फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना। SIM सिम की फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, किसकी फुल फॉर्म है ये, सिम की फुल फॉर्म है। आप जो मोबाइल के अंदर सिम यूज करते हो ना, उसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ओके। तो लगभग ये सारा का सारा अपने किसके बारे में जाननी है, रैम के बारे में जाननी है। फिर मैं आपको और भी बताता हूँ इसके बारे में, लगभग और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं इन्हीं के बारे में, अभी तो वैसे देखा जाए तो लगभग सारी कंप्लीट कर दी है, लेकिन थोड़ा सा और जान लो, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, डी रैम कितने प्रकार की होती है, फिर एस रैम एक प्रकार की है, केस है, तो इसी में डी रैम कितने प्रकार की है, डी रैम है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यानी एक होती है SDRAM, एक होती है RDRAM, और एक होती है आपके सामने DDRAM, ठीक है। ये इनके अलग अलग है। अगर अपन पीछे जाएं और उसमें ऐड करें
तो यहाँ पे डी रैम ये रहा, डी रैम में ऐड करें तो एस डी रैम, ठीक है। फिर एक हो गया आर डी रैम, और एक हो गया फिर इसमें डी डी रैम, ठीक है। अब बाद में आप क्या कर लेना, इसकी पिक्चर क्लिक कर लेना, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम, ये लगभग काफी डेप्थ तक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस डी रैम है, आर डी रैम है, डी डी रैम है। अगर मैं अलग अलग आपको बताऊं तो एक है सिंक्रोनस, एस का मतलब क्या है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। सिंक्रोनस डी रैम ये क्या काम करती है, स्पीड को कंट्रोल करती है, क्या करती है, स्पीड को कंट्रोल करती है, क्या करती है, स्पीड को कंट्रोल करती है। एक है रैम बस, रैम बस डी रैम, आर मतलब रैम बस, ठीक है, डी रैम, ओके। और एक है डी डी रैम यानी डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, ठीक है, रैम, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डबल डेटा, ठीक है, डबल डेटा रेट रैम। तो ये अलग अलग आपको मैंने काफी सारी बता दिया है। अब बहुत बार आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि कंप्यूटर के अंदर तो चलो डी रैम लगी हुई है, अगर अपन फोन के अंदर बात करते हैं या फिर लैपटॉप में बात करते हैं, यानी कंप्यूटर के छोड़कर लैपटॉप में, अगर फोन में बात करते हैं, यानी छोटे गैजेट में, यानी अगर अपन फोन की बात करें तो फोन में फिर कौन सा लगा हुआ है, फोन में लगा हुआ है डी रैम, वो भी कौन सा, SODIMM, SODIMM स्लॉट रहता है, ठीक है। तो इसमें SO का मतलब क्या है, क्योंकि DIMM का मतलब है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये तो आपको बता दिया गया। तो SO का मतलब क्या है, स्मॉल आउटलाइन, क्या है, स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, स्मॉल आउटलाइन। ये क्या काम करता है सर, ये करता है 64 बिट डेटा ट्रांसफर करता है, कितना करता है, 64 डेटा बिट ट्रांसफर करता है, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करता है कितना, 64 बिट। पहले जो बताए थे एक तो 32 था और एक 64 था, तो ये एक आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर एस रैम और डी रैम में से फिर फास्ट कौन सी है, ये आपके दिमाग में आ रहा हो, तो एस रैम है वो डी रैम से, डी रैम से क्या है, तेज है, क्या यानी ये सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि एस रैम क्या किसकी कैटेगरी में आई, केस की, यानी इससे क्या बना, केस मेमोरी बना, और केस मेमोरी आपको पता है सबसे तेज होती है। तो एस रैम तेज होती है, याद रखना, तेज भी होती है, और साथ में क्या होगी फिर, महंगी भी होगी, ठीक है, तेज भी होगी और महंगी भी होगी, ये चीज आपको रखना है। अब स्टोरेज कैपेसिटी की बात करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि एस रैम अगर तेज होगी तो वो तो सीपीयू के पास है, सीपीयू के पास है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है, यानी डी रैम सबसे ज्यादा है कैपेसिटी में। तो डी रैम एस रैम से, एस रैम से स्टोरेज कैपेसिटी में क्या होती है, ज्यादा होती है, स्टोर कैपेसिटी, कैपेसिटी में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा या फिर अधिक है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि डी रैम मेन मेमोरी है तो इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी, तो ये एमबी में मिलेगी आपको, ये मिलेगी जीबी, ठीक है। यानी आप सिंपल भाषा में डी रैम को क्या कह सकते हो, 4 GB तक मिल सकती है, 6 GB तक मिल सकती है, 8 GB तक मिलती है। जो आप बोलते हो ना कि मेरा लैपटॉप कितने रैम का है, वो यही काउंट करते हो आप, डी रैम ही काउंट करते हो, ठीक है, कि मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, 6 GB रैम है, 4 GB रैम है, ये सारा डिसाइड करते हो। और एस रैम क्या हुआ, केस, तो बहुत बार आजकल लैपटॉप में केस भी बताने लग गए कि भी इतनी केस की एमबी, वो एमबी में होती है लगभग, ऐसा मान लो 4 हो गई, 12 हो गई, 24 तक लगभग अच्छा ही आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो 4 MB हो गई, 12 MB हो गई, 24 MB हो गई, ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्टिकुलर फिक्स नहीं रखने, ठीक है। तो ये एमबी में होती है जबकि ये जीबी में होती है। तो नॉर्मल सी बात है डी रैम की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, एस रैम की स्पीड ज्यादा होगी, ये आपको लगभग चीजें ध्यान रखनी है। तो ये अपने लगभग रैम के बारे में डिटेल में जान लिए, एकदम एक एक चीजें, बारीक चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो यहीं तक अपन रखेंगे, नेक्स्ट अपन रोम के बारे में जानेंगे और आगे जितने भी स्टोरेज डिवाइस है एक्स्ट्रा उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।